हेलो। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि रशिया की तरफ से यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया गया जिसमें 75 मिसाइल्स 75 मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं। 75 मिसाइल्स दागे गए हैं यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर, जिसमें यूक्रेन का कैपिटल कीव भी शामिल है। अब ये हमला करने के बाद कुछ जो स्टेटमेंट्स सामने आई हैं उसमें प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले एक हमला यूक्रेन की तरफ से एक पुल जो कि क्रीमिया और रशिया को मिलाता है वहाँ पर हुआ था। तो उसी वक्त रशिया ने इस बात का बहुत माइंड किया था, यानी प्रेसिडेंट पुतिन ने उस बात को अपने दिल पर लगा लिया। वैसे तो वो जो पुल है जो कि रशिया और क्रीमिया को मिलाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन इसी बिना पर ये एक रिवेंज कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये एक बदला लिया है, इंतकाम है ये। और उसके बाद आज यूक्रेन पर 75 मिसाइल्स दागे गए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक जो कि मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स, दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया, हमारा नेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, हर जगह पर जो तादाद बताई जा रही है वो 11 से 15 के बीच है। यानी कहा जा रहा है कि 10 से 15 के बीच जो लोग हैं उनकी हलाकतें हुई हैं। अच्छा, इसमें एक और ख़बर भी आ रही है और वो ये है कि जो कि मेरे सामने राइटर्स इस वक्त ओपन है, रॉयटर्स ये हमें बता रहा है कि यूक्रेन सेज इट हैज़ शॉट डाउन एट लीस्ट 43 रशियन मिसाइल्स। यानी यूक्रेन ये दावा कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि उसने 43 मिसाइल्स उनको मार गिराया है। तो अब अगर 75 में से उसने मार गिराए हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि यूक्रेन के पास एक बड़ा अच्छा डिफेंस सिस्टम मौजूद है। क्या ऐसी बात है कि उसके पास ये एबिलिटी मौजूद है और ऐसा इक्विपमेंट है कि वो इस तरीके से अगर उसके ऊपर कोई हमला हो तो, क्योंकि 75 में से 43 तो बड़ी तादाद है, अगर उसने उनको ज़ाया कर दिया और जो हलाकतें हैं अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 75 के 75 वहाँ पर जाकर लगते हो और यूक्रेन इनको ना गिराता, अगर ये क्लेम सही है तो फिर हलाकतें बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा लोगों की इसमें जाने जाती। अच्छा, एक बात इसमें ये भी कही जा रही है कि जो इस्तेमाल किया गया है असलहा, उसमें ईरान की तरफ से जो रशिया को असलहा कुछ दिया गया मुबैना तौर पर, यानी बात की जा रही है कि हो सकता है कि वो भी इस्तेमाल किया गया हो। तो क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि कुछ इस तरह की भी डीलिंग्स नज़र आ रही थी जिसमें ये बातें भी हुई थी दोनों कंट्रीज़ की तरफ से कि वो भी हमें असलहा देगा, फराहम करेगा। अब आप ये देखें कि ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से क्या कहा गया कि ये जंग जो है इस वक्त दुनिया आलमी जंग में गिर सकती है और इसके ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या ये जो इतने बड़ा हमला हुआ है तो अब ये जंग मज़ीद आग पकड़ लेगी? लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि कोई ऐसी खबर नहीं है कि कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया गया, ऐसा कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया, अभी तक की तो इतलात यही है। तो इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट पुतिन जो कि बार बार धमकी लगाते हैं, थ्रेट करते हैं, वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि उनको इस तरफ वो वाली जंग शुरू करनी चाहिए या नहीं। वो बार बार ये कहते हैं और ये बात की जा रही है, लेकिन अगर इतने बड़े हमले में ऐसा नहीं किया गया तो हम इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसका एक पॉजिटिव एंगल ये है, इसको इस तरह लेना चाहिए। वैसे तो इसमें कोई पॉजिटिविटी निकल नहीं रही दुनिया के लिए। अच्छा, अब आप ये भी देखें कि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कल के रोज़ एक बड़ी करारदाद, अब उसमें वोटिंग होनी है कि जी कौन किसके हक़ में वोट करेगा, ये आप जानते हैं यूएन में। और इसमें इंडिया जो कि पहले एब्सटेन करता रहा, बहुत सारे ऐसी रेजोल्यूशंस, यहाँ तक कह दिया गया कि ये तो कोई इरा नहीं है जंग का, ये तो जंग की कोई बात नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की तरफ से जो कही गई स्टेटमेंट, जो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया ने उस पर बात की। तो उसके बाद क्या एक मरतबा फिर इंडिया की एब्सटेन करेगा और या फिर ये कि किसी के हक़ में या किसी की मुखालफत में वोट देगा? पाकिस्तान किसकी मुखालफत में, किसके हक में वोट देगा या एब्सटेन करेगा, ये हमें देखना होगा। तो इस सिचुएशन में जो कंट्रीज़ हैं वो अपने लिए क्या देखते हैं? वो अपने लिए देखते हैं कि अच्छा हमने अपने लिए क्या करना है इस वक्त कि अगर जंग की सूरत हाल पैदा हो जाए तो हमने अपने पाँव पर कैसे खड़े रहना। देखिए, इस सिचुएशन में सबसे अच्छे में और जो घाटे में नहीं रहते कंट्रीज़ वो हैं जो जिनकी इकॉनमी ज़बरदस्त हो और जो अपने पाँव पर खड़े हों और जिनके पास रिजर्व्स बहुत ज़बरदस्त हों। ये कंट्रीज़ जो हैं वो सही रहेंगे क्योंकि वो फिर जो भी फ़ैसला करना चाहें इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़ी खबर एक और आ रही है और वो ये है कि इंडिया ने ये फ़ैसला किया है कि वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम गोल्ड ख़रीदने लगा है। यानी इसको आप कह लें 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान किया है। अच्छा, इसमें जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो ये 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम सोना
जो कि यूएई से इंडिया ख़रीदने लगा है, वो इंडिया के अंदर ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, जाहिर है कि उसके अपने जो भी जितनी भी खपत होती है उसके मुल्क के अंदर गोल्ड की वो होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एग्रीमेंट के अंडर ख़रीदा जा रहा है, और वो एग्रीमेंट हमने उसके पर बात की थी कुछ दिन पहले जब वो एग्रीमेंट हुआ था। और वो इंडिया और यूएई के बीच एग्रीमेंट ये था कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बहुत बड़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन इसके साथ वो यानी यूएई इंडिया को ये एक सहूलत देगा कि उस पर कम से कम टैक्सेस और जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जो भी होता है वो बहुत कम आएगा। तो अब इंडिया जो गोल्ड ख़रीद रहा है वो इसी तरीके से बहुत सस्ते दामों ख़रीद रहा है, यानी उसको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक उसको ये फैसिलिटी दी जा रही है। क्या तो 200 टन से ज़्यादा गोल्ड की बात हुई थी कि 200 टन अगर गोल्ड ख़रीदा जाएगा तो उसके ऊपर ये तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि 2 लाख किलोग्राम सोना वहाँ से ख़रीदा जा रहा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि जनाब इससे इंडिया और यूएई के ताल्लुकात भी बहुत बेहतर होंगे, ट्रेड भी बढ़ेगी और दोनों को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अपनी जगह पर और भी बहुत से एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी इंडिया के अंदर की खपत है वो भी पूरी हो सकेगी और सस्ते दामों ख़रीद के होगी। ये तो अपनी जगह पर, लेकिन जो मैंने इससे पहले एक बात की थी कि ये वो दौर है कि जब जो डॉलर है उसकी जब बात की जाती है तो कहते हैं कि डॉलर कभी भी नीचे जा सकता है और कभी भी ऊपर आ सकता है। लेकिन ये शायद सालों के बाद पहला मौका आया है कि अरसे के बाद, डेकेड्स के बाद, कि जब डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई पता नहीं, क्योंकि कंट्रीज़ ये भी कोशिशें करते रहते हैं कि डॉलर को नीचे करके तो अपनी करेंसी जो है वो उसको बढ़ाया जाए और कोई ऐसा सिस्टम पैदा किया जाए कि डॉलर की जो एक जकड़ है उससे बाहर निकल जाया जाए। तो इस सिचुएशन में डॉलर का आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट, जो चीज़ कहते हैं कि रिज़र्व के तौर पर जो लोगों के लिए हेवन का काम करती है वो गोल्ड होता है, सोने को ही कहा जाता है। यानी अगर डॉलर का कोई ऑल्टरनेट है तो वो गोल्ड है। व्हेन डिड यूएस डॉलर रिप्लेस गोल्ड, अगर हम इसकी बात करें तो ऑन जून 5, 1933, the United States went off the gold standard, a monetary system in which currency is backed by gold. When Congress enacted a joint resolution to null and void the right of creditors to demand payment in gold. ये सिर्फ अपने मुल्क की खपत के लिए ही गोल्ड नहीं होता, बल्कि इसकी एक बड़ी अहमियत इसलिए भी होती है क्योंकि जो गोल्ड है वो रिज़र्व के तौर पर भी कंट्रीज़ रखते हैं अपने पास। अच्छा, इसमें एक जो लूप होल है मैं उसकी पर बात करूंगी मेरी अपनी नज़र में, लेकिन वो एट द एंड करेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व्स हैं। अब इसमें जो गोल्ड के सबसे ज़्यादा रिज़र्व कहे जाते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर उसके बाद जर्मनी है जिसके पास हैं, इसके अलावा इटली है, फ्रांस, रशिया, चाइना, और फिर इसके बाद स्विट्ज़रलैंड और जापान, और उसके बाद आता है इंडिया। तो ये तमाम कंट्रीज़, यानी आप समझ लें कि पहले 7-8 कंट्रीज़ जो हैं वो सब वेस्ट के हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस, रशिया और चाइना भी है उसमें। इनके पास ढेरों ढेर गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हैं। तो इन्होंने ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं इसको उन्होंने भी सोचा ही होगा ना इस्तेमाल करने की। तो पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया, अगर हम देखें इसको, हम एक ये बात कर लेते हैं तो हम तो बड़े पुराने जो हैं वो अलाई भी हैं, मुस्लिम उम्मा भी है, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, क्या कहते हैं, बरादराना ताल्लुकात भी हैं। तो ये उम्मा और ये कहीं कहाँ निकल गया, यानी वो जो एक बात की जाती है मजाक में उम्मा चुम्मा, तो मतलब सोचने की बात ये है कि भाई कहाँ उम्मा का जो चुम्मा है वो तो सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज़ को मिलना चाहिए ना, नहीं है ना, ऐसा नहीं हो रहा ना ये। तो देख लें आप, ये जो है ना ये नाता और रिश्ता जो हम मज़हब की बिना पर बनाते हैं वो किसी काम का नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा गहरा रिश्ता किससे होता है? आपके पैसे से, आपकी इकॉनमी से, आपके कितने आप स्ट्रॉन्ग हैं इस चीज़ से होता है, या फिर आपकी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी से, ये चीज़ है। अच्छा, जो मैंने आपसे एक बात कही वो मैंने ये कही थी कि अगर आप, जो मुझे लूप होल नज़र आता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये तो खैर मेरा एक बहुत ही वो सवाल होगा जो कोई भी इसका हो सकता है एक्सपर्ट्स जवाब दे सकें, एक्सपर्ट के अलावा बहुत से लोगों को इसका जवाब पता होगा, हो सकता है सिर्फ मुझे ही ना पता हो, कि जब आप दीगर कंट्रीज़ में जाते हैं, यानी आप यूरोप चले जाएँ, आप अमेरिका चले जाएँ, वेस्ट जाते हैं, तो वहाँ पर जो येलो गोल्ड ईस्ट में, यानी यहाँ पर इस्तेमाल होता है इंडिया पाकिस्तान में, और सऊदी अरेबिया में भी येलो गोल्ड है काफ़ी, लेकिन उन कंट्रीज़ में येलो गोल्ड नहीं होता, वो वाइट गोल्ड यूज़ करते हैं।
और वहाँ पर येलो गोल्ड ना तो ख़रीदते हैं और ना ही बेचते हैं, बहुत ही कम। कहीं पर आपको या तो डायमंड की वहाँ पे वर्थ है, और या फिर वहाँ पे अगर गोल्ड चलता है तो येलो गोल्ड, और वो भी कोई ख़ास गोल्ड नहीं, यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि जी 22 कैरेट और 21 कैरेट, नो, वो वहाँ पे चलता ही 17, 18, 14 भी बहुत ज़्यादा चलता है, उसमें डायमंड होता है। तो ये बात है कि आप जब इसके कहते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो इस हवाले से तो जब आप दूसरे कंट्रीज़ में येलो गोल्ड की बात करते हैं तो इसकी नहीं है इम्पॉर्टेंस, यानी कोई अहमियत है सच। और उस वाइट गोल्ड और डायमंड की यहाँ पर हमारे कंट्रीज़ में नहीं है। वहाँ से आप जो डायमंड ख़रीदते हैं वाइट गोल्ड, यहाँ पे आके तो उसकी कोई, यानी मैं ये जो पहनने की हद तक तो अपनी बात है ना कि आपको क्या पसंद है, वो तो अपनी जगह पर आप जो मर्ज़ी हम पहने या करें जो हमें पसंद है, लेकिन जब आप उसको बाइंग एंड सेलिंग की बात करते हैं, वो मैं बात कर रही हूँ कि उसके ऊपर आप वहाँ का वाइट गोल्ड या डायमंड जब लेकर इन कंट्रीज़ में आते हैं तो यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अव्वल तो पहले कोई ख़रीदने को इसलिए तैयार नहीं होगा आपसे क्योंकि वो इसकी यहाँ पे खपत बहुत कम होगी, यानी बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शौकीन होते हैं, जिनको पसंद होता है। आम तो ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि जो मैंगो मैन आम आदमी तो नहीं पहनता ना डायमंड, बहुत ही कम। तो ये है एक बात, अब पता नहीं इसको कैसे देखा जाता है। बहरहाल तो अभी तक के लिए, बल्कि मैं देख रही थी डायमंड्स की बात हो रही है तो एक पिंक डायमंड की आ रही थी, वायरल हो रहा था कि वो काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो हुआ है, पहली मरतबा पिंक डायमंड जो कि सेल हुआ है। तो चलें, इजाज़त।